गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहन और कुषाण दो बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे। सातवाहनों ने दक्कन और दक्षिण में स्थायित्व लाने का काम किया। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य के साथ अपनी व्यापारिक शक्ति के बल पर राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि प्राप्त की। उत्तर में कुषाणों ने भी यही भूमिका निभाई। अंततः तीसरी शताब्दी के मध्य तक इन दोनों साम्राज्यों का भी पतन हो गया। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर एक नया साम्राज्य उभरा, जिसने कुषाणों की पूर्ववर्ती सत्ता के एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण हिस्से पर अपनी सत्ता स्थापित की। यह था गुप्तों का साम्राज्य, जो वैश्य मूल के रहे होंगे। धर्मशास्त्रों में विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग उपाधियां दी गई थीं। शर्मन या मांगलिक उपाधियां ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए वर्मन या सशस्त्र, वैश्यों के लिए गुप्ता या गुप्त या संरक्षित, और शूद्रों के लिए दास या सेवक निर्धारित थी। यद्यपि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल नहीं था, लेकिन उत्तर भारत की राजनीतिक एकता को इसने एक शताब्दी से अधिक समय तक सन 335 से 455 तक बनाए रखा। तीसरी शताब्दी के अंत में बिहार और उत्तर प्रदेश भी गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र हो गए थे। बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश गुप्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रांत रहा, क्योंकि गुप्त काल के प्राचीन सिक्के और अभिलेख बड़े पैमाने पर इसी राज्य में पाए जाते हैं। कुछ सामंतों और निजी व्यक्तियों को छोड़ दें, जिनके अभिलेख मुख्यतः मध्य प्रदेश में मिलते हैं, तो गुप्तकालीन प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश को गुप्तों ने अलग अलग दिशाओं में अपना साम्राज्य चलाने के लिए प्रयोग में लाया। प्रयाग में उनकी शक्ति का मुख्य केंद्र होने के कारण उनका विस्तार पड़ोसी क्षेत्रों में भी हुआ। संभवतः कुषाण काल में गुप्त उत्तर प्रदेश के कुषाणों के सामंत थे, जिन्होंने बहुत कम समय में अत्यधिक सफलता हासिल की और बाद में कुषाणों के उत्तराधिकारी भी बन बैठे। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई उत्खनन स्थलों से कुषाण की प्राचीन वस्तुओं के ठीक बाद ही गुप्त काल की प्राचीन वस्तुओं का मिलना यहीं प्रदर्शित करता है। संभव है कि गुप्त काल के लोगों ने कुषाणों से घोड़े की काठी, लगाम, बटन वाला कोट, पतलून और जूते का उपयोग करना सीख लिया। इनसे उनकी गतिशीलता बढ़ी और वे उत्कृष्ट घुड़सवार बन गए। कुषाण काल में ही घोड़े वाले रथ और हाथियों का महत्व घटने लगा था और घुड़सवारों की भूमिका मुख्य हो चली थी। गुप्तों के साथ भी ऐसा ही था। इनके सिक्कों पर घुड़सवारों का प्रतिनिधित्व है। हालांकि गुप्त काल के कुछ राजाओं को उत्कृष्ट और बेजोड़ महारथी यानी
रथ वाले योद्धाओं के रूप में वर्णित किया गया है। फिर भी घोड़ों का इस्तेमाल इनकी मुख्य ताकत थी। गुप्तों को कुछ सुविधाएं अपने आप मिली हुई थी। उनके कार्यों का मुख्य केंद्र बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र की उपजाऊ भूमि था। वे मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्कों का इस्तेमाल करने में सक्षम थे। इसके अलावा उन्होंने उत्तरी भारत के उन इलाकों से अपनी निकटता का फ़ायदा उठाया जिनका पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम व्यापार होता था और जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था। इन अनुकूल कारणों के कारण गुप्त ने अनुगंगा यानी मध्य गंगा घाटी के गंगा के किनारे किनारे प्रयाग यानी वर्तमान इलाहाबाद, साकेत यानी आधुनिक अयोध्या और मगध पर अपना शासन स्थापित किया। समय बीतने के साथ यह साम्राज्य संपूर्ण भारतीय साम्राज्य बन गया। उत्तर भारत में कुषाण की सत्ता सन 230 के आसपास समाप्त हो गई और फिर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुरुंडों के अधीन हो गया, जो संभवतः कुषाणों के रिश्तेदार थे। मुरुंडों ने सन 250 तक शासन किया। 25 साल बाद सन 275 में यहाँ पर भी गुप्त राजवंश सत्ता में आ गया। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त थे। उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की, जो संभवतः नेपाल की थी। इससे उनकी सत्ता और मजबूत हो गई। गुप्त लोग शायद वैश्य थे और इसलिए क्षत्रिय परिवार में उनकी शादी से उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिली। चंद्रगुप्त प्रथम एक महान शासक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सन 319 से 320 में अपने शासन की शुरुआत से गुप्त युग की शुरुआत की। बाद के कई अभिलेखों का समय निर्धारण इसी गुप्त संवत से किया गया मिलता है। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को व्यापक विस्तार दिया। वे अशोक के विपरीत थे। अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करते थे, लेकिन समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में प्रसन्न होते थे। उनके दरबारी कवि हरिसेना ने अपने आश्रयदाता की विजय गाथा में एक चमत्कृत करने वाला लेख लिखा। एक अन्य लंबे अभिलेख में कवि ने समुद्रगुप्त द्वारा विजित लोगों और देशों के बारे में गिनाया है। इलाहाबाद में यह अभिलेख शांति प्रिय अशोक के अभिलेखीय स्तंभ पर ही लिखा गया है। समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थानों और देशों को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहले समूह में गंगा यमुना दोआब के शासक थे, जिन्हें पराजित कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। दूसरे समूह में पूर्वी हिमालयी राज्यों के शासकों के साथ ही नेपाल, असम और बंगाल जैसे कुछ सीमावर्ती राज्य, जिन्हें समुद्रगुप्त की शक्ति का एहसास कराया गया। इसमें पंजाब के कुछ गणराज्य भी शामिल थे। मौर्य साम्राज्य के विनाश के बाद बचे हुए गणराज्य अंततः समुद्रगुप्त द्वारा कुचल दिए गए।
तीसरे समूह में विंध्य क्षेत्र में स्थित वनों के साम्राज्य थे, जिन्हें अद्विका राज्यों के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने इन्हें भी अपने अधीन कर लिया। चौथे समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक थे, जिन्हें हराकर छोड़ दिया गया। समुद्रगुप्त की पहुंच तमिलनाडु में कांची तक हो गई थी, जहां पल्लवों को गुप्त अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया गया। पांचवें समूह में शक और कुषाण थे। उनमें से कुछ अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका और दूर दूर तक के शासकों को अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त का प्रभाव और प्रतिष्ठा भारत के बाहर भी फैली। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्र के पास एक दूत भेजा था। अनुमति दे दी गई और यह मंदिर एक विशाल मठ के रूप में विकसित हुआ। इलाहाबाद के प्रशस्ति या प्रशंसात्मक अभिलेखों की माने तो पता चलेगा कि समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा। उनकी बहादुरी और सैन्य क्षमता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त ने बलपूर्वक भारत के एक बड़े हिस्से को जीतकर एकता की जंजीर से बांधा, जिससे अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले उनकी शक्ति विजित क्षेत्र के बाहर भी बहुत बड़े क्षेत्र में महसूस की गई। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। उन्होंने विजय और वैवाहिक संबंधों द्वारा राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह एक ब्राह्मण जाति के वाकाटक राजकुमार से किया, जो कि मध्य भारत पर शासन करता था। राजकुमार की मृत्यु हो गई तो उनके अल्पायु बेटे ने उत्तराधिकार संभाला। इस प्रकार प्रभावती अप्रत्यक्ष शासक बनी। उनके कुछ भूदान घोषणा पत्रों, जिन पर स्पष्ट है गुप्त लेखन शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, से पता चलता है कि उन्होंने सदैव अपने पिता चंद्रगुप्त के हितों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष शासन किया, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। इस क्षेत्र में उनके प्रभुत्व के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों से मथुरा को जीत लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शक क्षत्रपों के अधीन रहे पश्चिमी मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया। इस विजय से चंद्रगुप्त ने व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी समुद्र तट को नियंत्रित किया, जिससे मालवा और उसका प्रमुख शहर उज्जैन समृद्ध हुआ। ऐसा लगता है कि उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बना ली थी। चंद्र नामक राजा के कारनामों की गौरव गाथा दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ पर उल्लिखित है। अगर चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय माने तो यह ज्ञात होगा कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत और बंगाल के व्यापक हिस्से में
गुप्त शासन स्थापित किया था। हालांकि स्तंभ के अभिलेख अतिरंजित लगते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसे ईसा पूर्व 58 से 57 में उज्जैन शासक ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर विजय के रूप में धारण किया था। इस उज्जैन शासक को पारंपरिक रूप से शकरी या शकों का दुश्मन कहा जाता है। विक्रम संवत या युग शकरी द्वारा ईसा पूर्व 58-57 में शुरू किया गया था। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय उससे भी बड़ा शकरी और विक्रमादित्य साबित हुआ। उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे कई विद्वानों से सुशोभित था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान ने भारत का दौरा किया और यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। साम्राज्य का पतन। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालांकि शुरू में गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने हुणों के आगमन को भारत में आने से रोकने के प्रभावी उपाय किए, किंतु उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और हुण आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ प्रतीत हुए, क्योंकि वे घुड़सवार और धातु के रक्काबों में इस्तेमाल में माहिर थे। वे फुर्तीले थे और उत्कृष्ट धनुर्धारियों के रूप में वे केवल ईरान ही नहीं बल्कि भारत में भी पर्याप्त सफलता हासिल कर चुके थे। सन 485 तक हुणों ने पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जहां उनके अभिलेख पाए गए हैं। पंजाब और राजस्थान जैसे मध्यवर्ती क्षेत्र भी उनके हाथ से चले गए। इस कारण 6वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्त साम्राज्य की सीमा बहुत सीमित हो गई। यद्यपि मालवा के औलीकर सामंत परिवार के यशोधर्मन ने शीघ्र ही हुणों को पराजित कर दिया और गुप्त सत्ता को भी चुनौती दी। सन 532 में लगभग पूरे उत्तर भारत में अपनी विजय की याद में एक स्तंभ स्थापित किया। यशोधर्मन का शासन अल्पकालीन था, लेकिन उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। सामंतों के उद्भव के बाद गुप्त साम्राज्य का महत्व और घटा। उत्तर बंगाल और समतट या दक्षिण पूर्व बंगाल में गुप्त राजाओं द्वारा नियुक्त राज्यपालों और सामंतों ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मगध के उत्तरकालीन गुप्तों ने बिहार में अपनी सत्ता स्थापित की। उनके साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश में मोखरी वंश के लोगों ने सत्ता बनाई, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। ऐसा लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश सन 550 आते आते गुप्त के हाथों से निकल चुके थे। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उत्तरी मध्य प्रदेश में वहाँ के राजाओं ने अधिकार पूर्वक भूमि अनुदान के शासन पत्र जारी करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपने दस्तावेजों में गुप्त संवत का ही इस्तेमाल किया। वल्लभी के शासकों ने गुजरात
और पश्चिमी मालवा में अपना अधिकार स्थापित किया। स्कंदगुप्त सन 467 के शासन के बाद शायद ही कोई गुप्त सिक्का या अभिलेख पश्चिमी मालवा और सौराष्ट्र में पाया गया हो। 5वीं शताब्दी के अंत तक आते आते पश्चिमी भारत में भी उन्होंने अधिकार खो दिया, जिससे गुप्तों के व्यापार और वाणिज्य में राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ और आर्थिक रूप से वे पंगु हो गए। दूसरी तरह है उत्तर भारत में थानेसर के राजकुमार ने हरियाणा में अपनी शक्ति स्थापित की और फिर धीरे धीरे कन्नौज की तरफ बढ़ते गए। धार्मिक और अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि अनुदान की बढ़ती प्रथा के कारण गुप्त साम्राज्य का कर क्षेत्र कम होता जा रहा था, जिससे एक बड़ी सेना को बनाए रखना मुश्किल हो गया। राजस्व पर भी नकारात्मक असर पड़ना तय था। विदेशी व्यापार में गिरावट से उनकी आय भी कम हो गई। सन 473 में रेशम बुनकरों का एक संगठन गुजरात से मालवा चला गया और अन्य पेशा अपना लिया, जिससे साफ पता चलता है कि उनके द्वारा निर्मित कपड़ों की कोई मांग नहीं रह गई थी। गुजरात व्यापार से लाभ धीरे धीरे गायब हो गया था। 5वीं शताब्दी के मध्य के बाद गुप्त राजाओं ने शुद्ध सोने को कम करके अपनी स्वर्ण मुद्रा बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ। यद्यपि 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य का शासन रहा, किंतु इस महान साम्राज्य का शाही गौरव एक शताब्दी पहले ही खत्म हो चुका था।